नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गणित बैच में, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैथ्स के 15 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं 15 मार्क्स को हम कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज़ के ज़रिए। अगर आप नए हैं तो फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे पिछले वीडियोज़ को एक बार देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो में लिंक जो है वो फटाफट से मिल जाए। आइए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ रहे हैं, और उसमें इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में हमको ये जानना है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। उसका कॉन्सेप्ट हालांकि हम देख चुके हैं, लेकिन आज हम ये समझने वाले हैं कि अगर हमारे पास केस 3 होता है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं, उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है कि पिछले 2 लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना सीख चुके हैं, और उसके 2 केसेस जो है हम देख चुके हैं। तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको इस केस में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि आज का केस जो है वो कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुल मिला के 5 केसेस हैं। 2 केसेस जो है वो हो चुके हैं, जिसमें एक था ई पावर एक्स वाला, ठीक है, ई पावर ए एक्स वाला, और दूसरा जो था वो था साइन और कॉस यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक वाला। ओके, यहाँ पे ये जो तीसरा केस है उसमें क्यू ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, एक्स पावर एम होगा, या तो फिर पॉलिनोमियल होगी एक्स में, ठीक है, एक्स पावर एम, या तो फिर एक्स की कोई भी पॉलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको पता ही है कि आप हमारा जनरल फॉर्म होगा एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जो यहाँ पे क्यू है वो एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, और इट में भी एक्स, और इट में भी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इस तरह से हो सकता है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास q की वैल्यू अगर इस तरीके की है जो कि x का कोई फंक्शन है, तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन x, या फिर x पावर m वाला टाइप, राइट। तो x पावर m मतलब कि x की कोई भी पावर यहाँ पे आपके पास हो सकती है, ठीक है दोस्तों। ओके, आइए जानते हैं कि इसको जो है वो सॉल्व आउट कैसे किया जाता है अगर इस तरीके का फॉर्म आपके पास है तो। ओके, तो यहाँ पे आपके पास होगा एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स पावर एम, मान लेते हैं कि है आपके पास, ठीक है। अगर इस तरीके का फॉर्म है तो आपको पता है कि आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है, पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से फाइंड करते थे, इस तरह से करते थे 1/f(d) क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो 1/f(d) क्यू की जगह पे आपके पास है एक्स पावर एम। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो एफ ऑफ डी नीचे है ना, उसको इस तरह से आप लिख सकते हो, रेस टू -1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। एफ ऑफ डी रेस टू -1 लिखा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन आपको करना है। क्या करना है, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन, किसका, इसका एफ ऑफ डी पावर -1 का। अब आप मुझसे पूछेंगे कि बाइनोमियल एक्सपांशन होता कैसे है, क्या है ये चीज़। ओके, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपांशन जो है उसका कुछ एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको याद रखिए, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे क्या मैंने आपको दिया है ज़रा देखिए अब एक बार। फॉर्मूला है इस तरह से कि 1 + x पावर n, अगर 1 + x है उसकी n पावर है, तो उसका जो एक्सपांशन है वो इस तरह से होगा। तो इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ठीक है, 1 मतलब कि ये रहा 1 प्लस nx, ठीक है। पहले x को n के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, x की स्क्वायर कीजिए, बाद में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और x की 3 पावर कीजिए, ठीक है। और इस तरह से आपको जो है वो आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और इस तरह से आखिर में आपके पास आएगा x रेज टू n पावर, ओके, और n की एक एक पावर कम होते होते इस तरह से जो है वो आखिर में 1 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज दी वैल्यू, दिस इज दी मेथड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ कि इसको एक्चुअली एक्सपांड कैसे करोगे। अगर आपके पास 1 + x पावर -1 है यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो -1 पावर होगी हमारे पास, तो यही होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल करोगे तो इस तरह से -1 पावर आएगी, तो n की जगह पे -1 है, ठीक है।
तो क्या होगा 1 प्लस n की जगह पे -1 और यहाँ पे x, राइट। सेम वे आगे जाके क्या होगा आपके पास, n की जगह पे -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे होगा x², राइट। उसी तरह से यहाँ पे -1 बाद में -1 और -1 -2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल x³। ऐसा करते करते आखिर में आपको मिलेगा x पावर n, यानी कि x पावर -1 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत आगे को नहीं पड़ेगी आपको, क्यों नहीं पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए तो इस तरह से आप जाएंगे, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 1 ये हो जाएगा -x, ओके, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आप देख पाओगे कि माइनस माइनस प्लस 1 होते ही आंसर आएगा -2, ओके। और यहाँ पे ये जो नीचे जो ये फैक्टोरियल्स में है वो क्या होगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1। उसी तरह से यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1, ठीक है, 3 × 2 × 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए और यहाँ पे ये जो है वो हो जाएगा -2, ओके, और ये जो है वो हो जाएगा -3। अब देख सकते हो कि सब कुछ नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो वो हो जाएगा x², ओके। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस x³। इस तरह से चलता जाएगा आपका जो पूरा का पूरा जो आपका सीरीज़ है वो इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो ये होगा 1 -x + x² - x³, ऐसा करते करते आपको सीरीज़ ले जानी है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन, अगर आपके पास 1 + x पावर -1 है तो इसी का इस्तेमाल करके आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमको दे रखा है d² + 2d + 1 y = x दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया f(dy) = q टाइप ऑफ, ओके। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो आप कैसे करोगे, आपको पता ही है। तो इसका सॉल्यूशन जो है, अगर q0 = 0 होता है तो वो होता है y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ओके। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप फाइंड कर ही सकते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 के साथ इक्वेट करके। कैसे फाइंड करते हैं वो पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो, ये बहुत ही आसान वाली चीज़ है। तो इसमें जो है वो आपको रियल और रिपीटेड रूट्स जो है वो मिलेंगे और उसके आधार पे आप जो है वो उसको सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको गिफ्ट करता हूँ, मैं आपको आप जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करके देता हूँ। पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा किस तरह से, 1/f(d) q(x) करके, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं कि 1/f(d) क्या है। ये रहा जो अंदर है वो ब्रैकेट में d² + 2d + 1, ओके, और q(x) की जगह पे है x, ठीक है। अब आप देख सकते हो q(x) जो है वो x पावर m वाला है, जो हमने अभी भी देखा। अगर x पावर m वाला होता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो टर्म है, ठीक है, उसको रेसिप्रोकल जो है वो इस तरह से लिख देना है, ठीक है। d² + 2d + 1 - 1 x, इस तरह से आप उसको जो है वो लिख देना है, इस तरीके की टर्म में आपको लिख देना है, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हो गया, और कुछ नहीं है, लेकिन ये जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 + d², सही है कि नहीं है, लिख सकते हो ना आप इसे 1 + d², राइट। सो इट इज़ राइट ओनली, ओके। तो ये -2 और -1 दोनों जो है वो मिला के क्या बना देंगे, ये हो जाएगा 1 + d, ओके, पावर -2x, ओके। तो आपके पास अब फॉर्मूला जो है वो है, ये रहा आपका बाइनोमियल का फॉर्मूला कि अगर 1 + x पावर n है तो 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² + n × n - 1 × n - 2/3 फैक्टोरियल x³, इस तरह से आपको जो है वो करते जाना है, ओके। तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे करते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं उसको अलग से कर रहा हूँ, तो 1 + d पावर -2 अगर आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप इसको कैसे एक्सपांड करोगे, x की जगह पे d है और तो कुछ फ़र्क है नहीं, तो इसको इस तरह से एक्सपांड किया जा सकता है कि पहले 1 + -2 × d प्लस, ठीक है, यहाँ पे -2 में से एक पावर कम करेंगे, ओके, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे आएगा d², ठीक है। फिर से -2
-2 -1 तो था ही, -2 -2 करेंगे, ठीक है, -2 में से एक कम किया, बाद में 2 कम करेंगे, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और डी क्यूब। ओके, इस तरह से 3 बार लिख दीजिए, देखते हैं कि बाद में आपको कितनी बार ज़रूरत उसकी पड़ेगी। ओके, ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो बाद में आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफिकेशन इसका होगा 1 - 2d, ओके, प्लस यहाँ पे होगा -2 माइनस माइनस प्लस विच इज़ -3, नीचे हो जाएगा 2 × 1, ओके, यहाँ पे होगा d²। चलिए, प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -2 -3 -4 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1, ओके, और यहाँ पे d³। तो आखिर में आपको क्या मिल रहा है, इसका जो एक्सपांशन है वो होगा x + d होल रेज़ टू -2, इसको आप लिख सकते हो 1 - 2d, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3d², ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ओके, प्लस 3d², ओके, यहाँ पे आप 2 2 कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे ये 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4d³, और ये है आपका फाइनल एक्सपांशन। तो सब्सटीट्यूट करने पर ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे ये जो था 1 + d⁻² पूरा का पूरा बदल जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2d + 3d² - 4d³ अप टू सो ऑन, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे x आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x। ओके, अब आपको क्या करना है कि x को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। पहले मैं x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x × 1, ओके, x × 1, ओके, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2d × x, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3d² × x, सेम वे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4d³ × x अप टू सो ऑन। चलिए, अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि d का मतलब क्या होता है। नाउ d इज नथिंग बट d/dx, ठीक है, डिफरेंशिएशन है ना, ओके, तो यहाँ पे dx का मतलब क्या हो गया, dx का मतलब कि x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, ओके, d² ऑफ x 2 बार डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि d² ऑफ x जो है वो 0 हो गया, तो इसका मतलब कि d³ ऑफ x भी 0 होगा, और d⁻nx करोगे तो वो भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ से आगे जब आप जाओगे, यहाँ से d² से आप आगे जाओगे तो सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो 0 होती जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, उसके बाद की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो आपके पास बचा क्या है, यहाँ तक की वैल्यू ही आपके पास जो है वो बची है, ठीक है, तो उतनी ही आपके लिए काम की है, तो उतनी ही आपके लिए काम की है, तो उसकी जो वैल्यू है आप लिख सकते हो, सो दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू x - 2 × 1, ठीक है, dx का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, बाकी सब कुछ 0 हो गया, +0, ओके, तो ये हो गया x - 2 विच इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, x - 2 है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। आपको आखिर में करना क्या है कि y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, का जो भी आंसर आता है वो आपको लिख देना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए आसान, तो इस तरह से जो है वो आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, उसमें हमको दे रखा है ये जो इक्वेशन है उसमें भी आपके पास q ऑफ x आप देखोगे तो वो x⁻m वाला ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है वो इसको हमारे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो आप कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो कि ये जो y" है उसको आप लिख सकते हो d²y, ठीक है, सेम वे ये 2y' है तो उसको लिख सकते हो 2dy, और यहाँ पे 3y तो है ही, ओके। चलिए, तो ये हो जाएगा d² + 2d + 3 और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2x², ठीक है, सही है, ओके। तो अब ये जो है वो कौन से फॉर्म का है, ये है f(dy) इज इक्वल्स टू q ऑफ x फॉर्म का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ओके, ये आपका सॉल्यूशन होगा। सो सॉल्यूशन में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप खुद से फाइंड आउट कर ही सकते हो, मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो फाइंड करके देता हूँ, ठीक है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है, इसमें आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो रूट्स आपको आएंगे, ओके,
उसके हिसाब से आपको इसे सॉल्व आउट कर देना है। आपको देखना है कि कौन से रूट आते हैं, रियल आते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स आते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में आपको जो रूट्स मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट रूट का जो भी फॉर्मूला था उसका इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या फॉर्मूला था? e⁻ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ठीक है, उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पिछला लेक्चर प्लीज़ एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है यहाँ पे? 1/f ऑफ डी। ओके, और यहाँ पे q ऑफ x होगा। चलिए, तो 1/f ऑफ डी का मतलब होता है d² प्लस 2d प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे ये जो q ऑफ x है उसकी जगह पे है 2x²। चलिए, 2 को जो है वो आप बाहर ले जा सकते हो बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट, सो देयर इज़ नो एनी इश्यू। ओके, आप 2 को बाहर ले जा सकते हो और ये जो है डिनोमिनेटर में, अगर इसे मुझे न्यूमरेटर में लाना है तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, पावर -1। ठीक है, और यहाँ पे आएगा x²। ओके, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे x² x पावर m दे रखा है आपको, राइट। चलिए 2, अब मुझे जो है वो इसमें बाइनोमियल एक्सपांशन का रूल लगाना है। लेकिन बाइनोमियल एक्सपांशन का रूल तब लगता है जब ये x1 + x का जो है वो फॉर्म हो, राइट। अब 1 + x का फॉर्म में उसको लाना पड़ेगा। यहाँ पे ये फॉर्म दिख नहीं रहा है, उसके लिए क्या करोगे? जहाँ पे भी जो भी कांस्टेंट है, ओके, उसको कॉमन निकालो, उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये रहा, ये 3 है। ठीक है, अगर मैं 3 को बाहर लेता हूँ, अगर मैं 3 को बाहर लेता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से होगा कुछ। 3 को बाहर निकालना मतलब कि 3 से डिवाइड करना, जनरली ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, तो 3 को मैं बाहर लेता हूँ, कॉमन निकालता हूँ, तो पावर -1 है तो वो भी बाहर ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा d² प्लस 2d डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, और +1 ⁻1 x²। ओके, तो ये हो जाएगा 2/3। ओके, 3 पावर -1 का मतलब क्या होता है? 2/3, राइट। और अंदर ये क्या मिला आपको? अंदर जो टर्म मिली है वो इस तरह से मिली है कि 1 प्लस ये हो गया d² प्लस 2d डिवाइड बाई 3। ओके, और पूरे का पूरा जो है वो -1 पावर में इस तरह से आपको मिला है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 जो है वो घोषित कर दीजिए, बोल दीजिए। ठीक है, अब ये जो अंदर है ब्रैकेट में जो पूरी टर्म है उसी का मुझे बाइनोमियल एक्सपांशन लेना होगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस पूरी टर्म का आपको बाइनोमियल एक्सपांशन करना होगा। आइए कर लेते हैं कि किस तरह से ये होता है। ओके, तो बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास 1 + x पावर -1 है तो वो होगा 1 प्लस, ठीक है, ये भी -1 ही पावर है। ठीक है, ओके, आप सीधे सीधे इसका ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये होगा 1 - x प्लस x² माइनस x³। इस तरह से आप कह सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या है? सो दैट यू हैव 1 प्लस d² प्लस 2d/3। ठीक है, और उसका -1, तो x की जगह पे ये वाली टर्म है, सिंपल। तो ये टर्म लगा दीजिए, तो 1 माइनस d² प्लस 2d डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पे आएगा d² प्लस 2d/3 उसका स्क्वायर। और ऐसा करते करते अब पूरी जो है वो आपकी सीरीज जो है वो जाती जाएगी, राइट। मैं यहाँ पे 2 ही टर्म क्यों लिख रहा हूँ उसका रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन राइट दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल इज नथिंग बट 2/3। 2/3 तो था ही, ठीक है। और ये जो है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 माइनस d² प्लस 2d/3 प्लस यहाँ पे आएगा d² प्लस 2d/3 स्क्वायर माइनस जो भी आएगा सो ऑन, और यहाँ पे x का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, इस तरह से आपको मिल गया। अब क्या करोगे? x² को सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाओ। ठीक है, तो x² को 1/1 सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा पहला टर्म 2/3 तो था ही, पहले x² के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये होगा d² प्लस 2d/3, बाद में आएगा x² प्लस अगेन d² प्लस 2d/3 स्क्वायर, और बाद में आएगा x² माइनस करके ये जो है वो पूरी टर्म आएगी। ओके, अब ज़रा देखिए, अब ज़रा एक बार ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे हो क्या रहा है? हियर
पहले ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है उसके बारे में देखिए। तो यहाँ पे है डी स्क्वायर प्लस 2d डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये होगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2d एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ओके, तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफ्रेंशिएशन। ओके, एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 1 बार डिफ्रेंशिएशन। पहले ये 1 बार डिफ्रेंशिएशन जो है वो कर लेते हैं। तो 2 एक्स स्क्वायर का 1 बार करोगे तो 2x होगा। ओके, और उसी का दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन अगर यहाँ पे करेंगे, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन दूसरी बार करेंगे तो वो होगा 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो इसका आंसर फाइनली क्या हुआ, 1/3। ओके, 2 प्लस 4x, राइट। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस टर्म की। ओके, तो यहाँ पे ये जो टर्म है वो क्या है आपके पास, डी स्क्वायर प्लस 2d डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। पहले आप जो है वो इसको एक्सपांड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसको एक्सपांड कर देने पे आपको क्या मिल जाएगा, d पावर 4 प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर इंटू 2d प्लस ये जो 2d है उसका स्क्वायर वो होगा 4d स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई 3, और सभी कुछ जो है वो मल्टीप्लाइड है किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। ओके, तो आखिर में आपको मिलेगा d पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस, ओके, ये 2d स्क्वायर और d क्या होता है, 4d क्यूब होता है, और वो भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ओके, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4d स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब आप जानते ही हो, आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है कि ये देखिए, ये जो है वो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, 2 इंटू 1 होता है। ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का आंसर हो गया 2 इंटू 1 मतलब कि 2। ओके, तो अगर इसको एक और बार करोगे डी क्यूब एक्स क्यूब तो वो हो जाएगा 0, राइट। और एक और बार करोगे डी पावर 4 एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर, ओके, तो ये हो जाएगा 0। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक ही आपको जो है वो वैल्यू मिलेगी, उसके बाद जो भी डिफ्रेंशिएट करोगे उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट, उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि डी स्क्वायर प्लस 2d डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको आंसर इसका, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2। ओके, तो ये मिल गया आपको 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, राइट। सो 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 आपको मिल गया है। और हाँ, एक और चीज़, ये स्क्वायर था तो 3 का भी स्क्वायर यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो 3 का स्क्वायर करोगे डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इज 8, 8/9 इज योर आंसर। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब आप आगे करोगे मतलब कि क्यूब करोगे तो उसमें तो सभी पावर ऐसी आएगी जो कि डी क्यूब से ज़्यादा है या फिर डी क्यूब है, तो बाकी के सारे टर्म के डिफ्रेंशिएशन जो है वो 0 होंगे। ठीक है, इसलिए बाकी के सारे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ तक जो है आपको जाना है। ठीक है, तो ये सारी टर्म जो है वो आपको मिल चुकी है। अगर ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है मान लीजिए, ओके, तो इस इक्वेशन नंबर 2 में सभी वैल्यूज ही आपको रखनी है, तो रख दीजिए। चलिए, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे 2/3 तो था ही बाहर, 2/3 था ही, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d/3 एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या है आपके पास, ये रहा। ठीक है, ये जो है वो इसका आंसर है 1/3 इंटू 2 प्लस 4x। तो ये लिख दीजिए 1/3 इंटू 2 प्लस 4x। ओके, बाद में है आपके पास प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d/3d उसका स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, उसका जो आंसर है वो ये रहा। ओके, 8/9। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस 8/9, और बाकी के सारे आंसर है वो 0 आएंगे, राइट, बाकी के सारे आंसर जो है वो 0 आएंगे। ओके, वैल्यूज जो है वो रख दीजिए, तो हो जाएगा 2/3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा फिर से 2/3 माइनस 4/3 एक्स प्लस 8/9। ठीक है, ओके, अब इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, ये 2/3, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 एक्स, और ये जो दोनों है यहाँ पे है आपके पास 8/9 माइनस 2/3, और ऊपर नीचे इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 9। ओके, और इन दोनों का आंसर हो जाएगा 2/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 2/9।
राइट, एलसीएम में लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया 2/9 यहाँ पे आंसर। अब अगर आप चाहें तो फिर से इस बार इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वरना ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। आगे का सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो ये था आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का तरीका। आसान था, ठीक है, बहुत ही आसान था। लेकिन आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप में ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे गलती होते होते रह गई हमसे। यहाँ पे आपने देखा हमने 3 का स्क्वायर नहीं किया था, अगर नहीं किया होता तो /3 आता तो आंसर ही अलग हो जाता, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास तीनों केस एक साथ है तो उसको आप क्या करेंगे। तो ये रहा एक एग्जाम्पल जिसमें एक साथ 3 केसेस हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो Q(x) है वो इस तरीके का है, x⁴ प्लस e⁴3x प्लस cos 3x। तो आप करेंगे क्या इसमें, जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने जाएंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा कि 1/f(d)q, ओके। 1/f(d) का क्या होता है d² प्लस 16, और q जो है वो क्या है x⁴ प्लस e⁴3x प्लस cos 3x, ओके। आपको करना ये है सिंपल, इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा इस तरह से 1/d² प्लस 16 x⁴, ओके। 1/d² प्लस 16 e⁻³ प्लस 1/d² प्लस 16 cos 3x, ओके। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आपके पास 3 अलग अलग जो है वो वैल्यूज हैं, ठीक है, Q(x) में। तो इन तीनों का जो केस है वो अलग अलग है, तो इन तीनों में आपको अलग अलग तरीके से ही सॉल्यूशन करना है। जैसे कि पहले वाले में मैं आपको बता दूं, ओके। तो ये जो पहला वाला है उसमें आपको बाइनोमियल लगाना है, x⁴ वाले में आपको बाइनोमियल से करना है, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया है, तो मैं उसको वापस से रिपीट नहीं करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ठीक है, मतलब कि e⁴3x वाला जो है उसमें आपको क्या करना है, d = a, और a का मतलब है यहाँ पे 3, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, ओके। वो सब्सटीट्यूट करके बाद में करना है, ठीक है। और सेम वे जो ये है, ओके, cos 3x वाला जो टर्म है, ठीक है, Q(x) है, उसमें आपको क्या करना है, d² = -a², यानी कि -3², यानी कि -9 जो है वो आपको सब्सटीट्यूट करना है, राइट। और ये सारी वैल्यू जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, ओके। तो इस तरीके से हो सकता है कि 2-3 अलग अलग वैल्यूज जो है वो आपको दे रखी हो और उनमें अलग अलग केसेस का इस्तेमाल करके आप इसको सोल्व करेंगे। अभी मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा और उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछली लेक्चर्स में जो बाकी के 2 केसेस है वो समझा चुका हूँ मैं आपको, और पहला केस तो मैंने आपको अभी अभी समझाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुल मिला के 3 केसेस देखे हैं दोस्तों, और इसमें बाइनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं आता है तो प्लीज़ आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है वो समझ में आता जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का पूरा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में जो है वो समझाई गई सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।